दोस्तों, मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है जो किसी भी इंसान के जीवन में अगर एक बार सही तरीके से उतर जाए तो फिर उस इंसान के जीवन को जीते जी स्वर्ग बना देता है। पर अगर इस मोहब्बत में थोड़ी सी भी नफ़रत शामिल हो जाए तो फिर उस इंसान के जीवन को नर्क भी बना देता है। दरअसल आज की कहानी भी इसी मोहब्बत पर आधारित है। इस मोहब्बत की ही वजह से एक लड़की जो मात्र 22 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के ही नहीं चली जाती है, बल्कि एक लड़का भी जो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज के अंदर न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के थाने शहर की। थाने का एक इलाका पड़ता है किशोर नगर और इसी किशोर नगर इलाके का रहने वाला है विकास जाड़े। विकास जिसकी उम्र है लगभग 65 साल, जो एक किराने की दुकान चलाता है। दरअसल विकास के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बेटियाँ ही हैं, जिसमें दूसरी नंबर की बेटी है प्राची। प्राची जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई तो कर ही रही है, साथ ही साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है। दरअसल विकास जाड़े के परिवार की माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती है, इसीलिए मात्र 22 साल की उम्र में ही प्राची एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगती है और अपने परिवार की मदद करने लगती है। दरअसल प्राची जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। प्राची जिस ऑफिस में काम करती है, उस ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है, वे सारे एम्प्लॉय दिन भर में जितना काम नहीं करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्राची पार्ट टाइम में काम करके दे देती है। इसीलिए प्राची जिस ऑफिस में काम करती है, ऑफिस के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उसकी काफ़ी इज्जत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 4 अगस्त की सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल प्राची जो हर रोज़ सुबह अपने कॉलेज जाती है और 1 बजे से अपनी ड्यूटी पे जाती है, लेकिन 4 अगस्त को प्राची अपने कॉलेज नहीं जाती है, इसीलिए करीब 11 बजे के आसपास अपनी स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन प्राची अपनी स्कूटी से थाने के आरटीओ ऑफिस तक ही पहुंची थी, तभी उसके सामने एक लड़का पल्सर बाइक से आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। इससे पहले कि प्राची कुछ समझ पाती, वो लड़का अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से प्राची के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से प्राची काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। हालांकि वो लड़का जब प्राची के ऊपर हमला करता है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है, लोग भी देखते हैं, पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं जाता है। वो लड़का अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़े ही आराम से अपनी बाइक को वहीं पे छोड़कर एक ऑटो रिक्शा से फरार हो जाता है। प्राची जब काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर जाती है, वहाँ पे लोगों की भीड़ तो जमा हो जाती है, पर कोई भी व्यक्ति प्राची को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही कोई गाड़ी वाला भी प्राची को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार होता है। दरअसल वहाँ पे जितने भी सारे लोग मौजूद होते हैं, सब के सब अपने पास से मोबाइल को निकालते हैं और प्राची की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे शायद किसी दूसरे शहर से आए हुए 3 लोग जब पहुँचते हैं और प्राची को जब उस स्थिति में देखते हैं, उसे आनन फानन में उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। पर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जब प्राची को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि प्राची की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। हालांकि जो 3 लोग प्राची को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर उन तीनों से कहते हैं कि काश अगर प्राची को थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में लाया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी। चूँकि मामला एक हत्या का था, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है और चेक करने के बाद मालूम चलता है कि प्राची के शरीर पे लगभग 7 से 8 घाव थे। हालांकि पुलिस भी जब उन तीनों लोगों से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो उसमें से एक व्यक्ति पुलिस को जवाब देता है कि साहब, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। दरअसल थाने के आरटीओ ऑफिस के सामने एक लड़का ने इस लड़की के ऊपर हमला किया था, हम उस लड़के को भी नहीं जानते हैं। हालांकि पुलिस जब
प्राची के कपड़े और उसके बैग की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके बैग से उसकी पहचान पत्र मिल जाती है, जिससे पुलिस को उसका एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद से पुलिस इस बात की जानकारी प्राची के पिता विकास जाड़े को देती है। इधर विकास को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, उसके पूरे परिवार में कोहराम सा मच जाता है। विकास अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर जब हॉस्पिटल में पहुंचता है और जब अपनी बच्ची की डेड बॉडी को देखता है तो देखकर सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस जब विकास जाड़े से भी सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कौन कर सकता है, इस पे विकास जाड़े पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल हमारी बेटी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश पवार है। आकाश जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। विकास जाड़े जब आकाश का नाम लेता है, पुलिस अब आकाश के बारे में विकास जाड़े से पूछताछ करती है कि आखिरकार ये आकाश है कौन और तुम्हारी बेटी की हत्या क्यों करेगा। इस पे विकास पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब आकाश पिछले कई सालों से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। मैं लगभग 2 महीने पहले थाने में उसकी शिकायत भी किया था, लेकिन पुलिस ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही उससे कुछ पूछताछ की। विकास जाड़े जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ विकास को अपने साथ लेकर के घटनास्थल पर जाती है, जहाँ पे पुलिस को प्राची की स्कूटी तो मिलती है, साथ ही साथ वो बाइक भी बरामद हो जाती है जिससे वो लड़का वहाँ पे पहुँचा था। हालांकि उस बाइक से पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि वो बाइक किसी और का नहीं बल्कि आकाश का ही था। इसीलिए पुलिस अब विकास जाड़े के ही तहरीर पे आकाश के नाम पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर पुलिस अब आकाश को ढूंढते हुए उसके घर पे जाती है। दरअसल आकाश के पिता का नाम है कुमार पवार, जो भिवंडी के नारपोली थाना अंतर्गत कल्हार गांव के रहने वाला है। पुलिस जब आकाश के घर पे जाती है तो मालूम चलता कि आकाश अपने घर पे भी मौजूद नहीं है। इसीलिए पुलिस अब आकाश को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार अपनी थोड़ी सी कोशिश करने के बाद पुलिस आकाश को गिरफ्तार भी कर लेती है। पुलिस जब आकाश को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब आकाश से प्राची की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो आकाश भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल आकाश जो अपने भाइयों में सबसे छोटा है, इसीलिए आकाश के परिवार वाले उसे काफ़ी लाड प्यार करते हैं और इसी लाड प्यार की वजह से आकाश भी एकदम से बिगड़ जाता है। दरअसल आकाश जिसको पढ़ने में मन भी नहीं लगता है और आवारा लड़कों के साथ में उसकी दोस्ती भी हो जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब इंटरमीडिएट में आकाश और प्राची एक साथ ही एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। उसी स्कूल में जब आकाश पहली बार प्राची को देखता है तो प्राची की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। दरअसल प्राची जो देखने में खूबसूरत तो थी ही, लोगों से बातचीत भी काफ़ी करती थी। कॉलेज में जब पहली बार आकाश प्राची को देखता है, उसकी खूबसूरती देख अब उसके नज़दीक जाने के लिए उससे दोस्ती कर लेता है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्राची और आकाश की दोस्ती भी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। दरअसल प्राची के अंदर एक कमी का है या फिर उसका स्वभाव। प्राची जिससे भी बातचीत करती थी हंस मुस्कुरा करके ही करती थी और प्राची की इसी स्वभाव की वजह से आकाश के अंदर गलतफहमी हो जाती है। दरअसल आकाश को लगता है कि प्राची भी उसे पसंद करने लगती है। हालांकि जब 2 साल का समय गुजरता है, इंटरमीडिएट की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से प्राची और आकाश एक ही कॉलेज में जाकर दाखिला भी कराते हैं और दोनों ही बीकॉम में दाखिला कराते हैं। एक ही कॉलेज में जब पढ़ने लगते हैं, 1 साल का जब वहाँ भी समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन आकाश अपनी दिल की बात प्राची से कही देता है। लेकिन आकाश जब अपने प्यार का इजहार प्राची से करता है तो प्राची भी उसके प्यार को इनकार तो करती है, साथ ही साथ बड़े प्यार से समझाती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। दरअसल तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह ही मानती हूँ। प्राची जब आकाश के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है, आकाश के अंदर फिर से एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि शायद आज नहीं तो कल प्राची उसे ज़रूर प्यार करने लगेगी। इसीलिए अक्सर अब आकाश उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जब जब आकाश अपने प्यार के बारे में प्राची से कहता है,
अब इसे सुनकर के प्राची को बुरा लगने लगता है। दरअसल एक दिन प्राची फिर से आकाश को समझाते हुए कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही कभी करने वाली हूँ। लेकिन बावजूद इसके आकाश उसकी एक बात नहीं मानता है। हालांकि आकाश पढ़ने में ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता है। फर्स्ट ईयर की जब एग्ज़ाम देता है फेल हो जाता है और फिर उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आकाश आवारा लड़कों के साथ में जो दोस्ती किया था, कॉलेज से निकलने के बाद भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाते रहता था। दरअसल आकाश कॉलेज सिर्फ इसलिए जाता था ताकि वो प्राची से मिल सके और उससे बातें कर सके। हद तो तब हो जाती है जब 11 जून को आकाश अपने आवारा दोस्तों के साथ कॉलेज में जाता है तो देखता है कि कॉलेज के अंदर प्राची एक लड़के से बातचीत कर रही थी। बातचीत करते हुए आकाश जब देखता है तो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। आकाश प्राची के पास जाता है और जाकर उसे धमकी देने लगता है। दरअसल आकाश प्राची को धमकी देते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और याद रखना, अगर तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा कोई और आया तो मैं तुम दोनों को ही इस दुनिया से हटा दूंगा। आकाश जब तरह तरह की धमकियां प्राची को देखता है तो आकाश की धमकियां सुनकर प्राची भी एकदम से डर जाती है और प्राची जब अपने घर पे पहुंचती ये सारी बात अपने पिता को बता देती है। उसके बाद से प्राची के पिता विकास भी अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी थाने में जाते हैं और आकाश की शिकायत कर देते हैं। शिकायत दर्ज तो हो जाती है लेकिन पुलिस यहाँ पे एक लापरवाही कर देती है। दरअसल पुलिस आकाश को थाने में बुलाती तो है लेकिन उसके साथ सख्ती से पेश आने की बजाय एक माफ़ीनामा लिखवा करके उसे छोड़ देती है, जिसकी वजह से आकाश का और भी हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद से आकाश और कई बार जाकर के प्राची का पीछा करता है और जब आकाश को ये पूरा यकीन हो जाता है कि प्राची उसकी बात नहीं मानने वाली है, अब आकाश का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। दरअसल उसी वक्त ही आकाश अब प्राची को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और उसके बाद से मार्केट में जाता है और मार्केट से एक तेज़धार हथियार खरीद करके लाता है और फिर एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। 4 अगस्त को इधर प्राची जब अपने कॉलेज नहीं जाती है, करीब 11 बजे के आसपास ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती है उसके बाद से आकाश भी अपनी पल्सर लेकर उसका पीछा करने लगता है। इधर प्राची जब थाने के आरटीओ ऑफिस के सामने तक पहुंचती है, इधर आकाश अपनी पल्सर बाइक से उसका रास्ता रोक लेता है, जिसे देख करके प्राची को भी काफ़ी बुरा लगता है। प्राची आकाश को समझाते हुए कहती है कि तुमने इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोका है, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मेरा रास्ता छोड़ो वरना ठीक नहीं होगा। इस पे आकाश भी उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है कि देखो अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करता हूँ बल्कि शादी भी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन भी बिताना चाहता हूँ। शादी करने की और जीवन बिताने की जब बात कहता है ये सुन कर के प्राची भी एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी गलतफहमियाँ है उसे निकाल दो, क्योंकि ना तो मैं कभी तुमसे प्यार करती थी, न करती हूँ और न जीवन में कभी करूँगी। जब इस तरह की बातें कहती है उसके बाद से आकाश उससे सवाल करता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। इस पे प्राची भी हाँ में जवाब देती है, जिसे सुन करके आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और गुस्से में ही अपने पास से उस तेज़धार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से प्राची के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से प्राची काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद से आकाश खुद को भी ख़त्म करने के लिए एक बस के सामने कूद जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से बस का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से आकाश को हल्की सी चोट आ जाती है। आकाश आनन फानन में उठता है, अपनी बाइक को वहीं पे छोड़ देता है और फिर एक ऑटो रिक्शा से वहाँ से फरार हो जाता है। वाकई में आकाश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है
विनोद कुमार महतो। विनोद कुमार महतो जो जिला मोतिहारी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र चौहान जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अरविंद यादव। अरविंद यादव जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर संतोष। डॉक्टर संतोष जो धूमनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं नईम कादरी। नईम कादरी जो मुंबई शहर के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।